अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। नींद की कमी, तनाव, धूम्रपान युवा में स्ट्रोक के सामान्य कारण। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके भी स्ट्रोक की स्थिति से निपटा जा सकता है। लकवे जैसी स्थितियों को भी ज्यादा मामलों में ठीक किया जा सकता है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग नई दिल्ली में न्यूरोलॉजी के निदेशक डॉक्टर मनोज खन्नल और एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी और प्रमुख न्यूरो इंटरवेंशन डॉक्टर शैलेश जैन ने बताया कि स्ट्रोक के मामलों में शुरुआती लक्षणों को समझना जरूरी है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग के डॉक्टर्स ने स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर इलाज कराने के विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई। स्ट्रोक पड़ने के बाद तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचकर इलाज पाया जा सकता है। डॉक्टर्स ने कहा कि कम से कम 70 से 80% स्ट्रोक के मामले रोके या ठीक किए जा सकते हैं। इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में तकनीक में हुई प्रगति से न केवल इस स्थिति का इलाज किया जा सकता है, बल्कि लकवे जैसी स्थितियों को भी ज्यादातर मामलों में ठीक किया जा सकता है। वो जो ब्लड का फ्लो है मेंटेन रहे, वो 4.5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक हम कर सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभार 24 घंटे तक भी अगर ब्रेन में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो हम स्टडीज करते हैं, एमआरआई करते हैं, बहुत सारी टेस्ट होती हैं, नहीं पहुंच रही तो वो बाद में भी किया जा सकता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर इलाज पॉसिबल नहीं हुआ तो उसके बाद इलाज का कोई दूसरा एक्यूट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके, अगर 4.5 घंटे के अंदर गोल्डन पीरियड के अंदर कोई पहुंचे तो उसका इलाज पॉसिबल होता है। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि स्ट्रोक क्यों हो रहा है, किसी को स्ट्रोक के कारण क्या है। तो स्ट्रोक के जो प्रमुख 3 कारण होते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और तीसरा हो गया बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ब्लड का जो खून का जो थक्कापन या गाढ़ापन अगर बढ़ा हुआ है, फैट बहुत है, चर्बी ज्यादा जिसको कहते हैं है, अगर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज करती है। 3 प्रमुख कारण होते हैं 80% केस में। इसके सिवाय बाकी कारण जो होते हैं, कार्डियक किसी को इशू है, किसी के स्टेंट डला हुआ है, या हार्ट बीट रेगुलर हो, किसी को कोई जेनेटिक बीमारियां हो, किसी को स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता हो, तो ये भी कारण होते हैं जिन कारण से हमारे खून के अंदर ब्लड वेसल जो होती हैं उनमें ब्लॉकेज होने के कारण होते हैं। तीसरा कॉमन क्वेश्चन होता है कि यंग लोगों को भी स्ट्रोक हो सकता है। तो इसका रिप्लाई ये है कि आपका किसी भी एज ग्रुप में जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉकेज किसी भी कारण से हो सकती हैं। तो इसीलिए कोई एज ग्रुप नहीं है कि किसी को स्ट्रोक होगा। हाँ, कुछ टाइप के स्ट्रोक जो है जिनमें कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड स्ट्रोक या जिनको जैसे हार्ट अटैक का होता है, वो इजिली 60 ईयर्स के बाद कॉमनली होता है। बट अब क्या है कि जो यंगर पॉपुलेशन है, हमें कम से कम 25 से 30% जो लोग होते हैं, तो यंगर पेशेंट भी आ रहे हैं जो बिलो 45 ईयर्स होते हैं, उनको भी स्ट्रोक पाया जाता है। तो इसमें जो कॉमन है, जो कारण होता है वो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि जो हमारा रहन सहन वो ऐसा हो गया है कि खेल धूल नहीं है, ज़्यादातर फैटी फूड खाते हैं, पानी कम पीते हैं और स्मोकिंग करते हैं। ये जो 3-4 कारण है, स्ट्रेस की फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस, इसके कारण जो हमारी रक्त कोशिकाएं जो ब्रेन में या हार्ट में जा रही हैं उनमें ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। इसके सिवाय अगर आपका खून का गाढ़ापन बहुत ज़्यादा है, जैसे B12 की कमी है, विटामिन कहते हैं ब्लड में होती है, B12, फोलिक एसिड, होमोसिस्टिन, अगर इस चीज़ की कमी है आपके ब्लड में, और अगर कोई जेनेटिक बीमारी है जिस कारण से खून का जो आपका थक्कापन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब बीमारियों में आपका चांसेस हैं कि आपको यंग एज में, यानी कि बिलो 45 ईयर्स भी स्ट्रोक हो सकता है। तो मैसेज जो कॉमनली होना चाहिए, ये स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी है कि स्ट्रोक ना हो किसी को। तो इसके लिए जो मैंने बताई जो कारण है, शुगर हो गया, बीपी हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सब अगर हम प्रिवेंट कर सके तो किसी को स्ट्रोक होने के चांसेस नहीं है। अब अगर सपोज आपकी सोसाइटी में किसी को स्ट्रोक हो गया तो क्या करना है? सबसे पहला काम ये है कि आप नियरेस्ट जो भी आपका हॉस्पिटल है, जहाँ पे कोई MBBS या MD डॉक्टर है, वहाँ ले जाके इमीडिएटली उनको एक बार दिखवाना है, घर में नहीं रखना है। एक बार आप वहाँ पहुँच गए, वो आइडेंटिफाई कर लिए कि स्ट्रोक है, तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहते हैं, जहाँ पे एक CT स्कैन की प्रोविजन है, वहाँ तक आपको पहुँचना है, ताकि CT स्कैन हो जाए और ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग अगर नहीं लग रहा है तो उस पेशेंट को हम लोग क्लॉट लाइसिस यानी कि थ्रोम्बोलाइसिस वाली दवाई देके उसको इनिशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर लग रहा है पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है
तो नियरेस्ट जो भी बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे क्लॉट रिट्रीवर यानी कि जो डॉक्टर साहब करते हैं वो है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, उसके लिए आप पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन चीज़ है इसको जानना बहुत जरूरी है। और एक पार्ट है जो स्ट्रोक में लोग पूछते हैं कि एक बार पैरालिसिस हो गया तो फिर लाइफ लॉन्ग क्या वो पैरालिसिस रहेगी। इसमें डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टाइप का स्ट्रोक है। अगर किसी को छोटी धमनियों में ब्लॉकेज है और वो बहुत ही छोटे एरिया में है तो यूजुअली वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो मीडियम कहते हैं, जो मीडियम वाली धमनियाँ या बड़े वाले धमनियों में ब्लॉकेज है, उनमें फिर आपका अगर फालिस हो गया या पैरालिसिस हो गया तो वो रिकवर यूजुअली डिलेड होता है या नहीं करता है बहुत सारे केस में। इसीलिए 10 से 15% लोग जो जिनको लार्ज स्ट्रोक कहते हैं, लार्ज वेसल स्ट्रोक, वो रिकवर नहीं करते। बहुत सारे पेशेंट होंगे जो व्हीलचेयर में या बेड रिडन स्टेट में रहते हैं। इन पेशेंट में भी अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट करते हो यानी कि दवाई अगर मिल जाती है उसको और फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन जो कहते हैं, अगर ये चीज़ मिल जाए तो ये सब पेशेंट भी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन वो एक टाइम पीरियड होता है, जैसे मैंने बताया 24 घंटे के अंदर, उसके बाद दूसरा पड़ाव होता है 7 दिन के अंदर, उसके बाद 1 महीने और 3 महीने। मैक्सिमम रिकवरी पेशेंट का 3 महीने के अंदर हो जाता है, उसके बाद रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपके पास सोसाइटी में कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करना है कि आप जितना जल्दी हो सके उसका इलाज शुरू करिए, ताकि जो भी इलाज डॉक्टर साहब दे पाए और साथ में रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, आपका जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, स्पीच थेरेपी, ये सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 40 सेकंड में भारतवर्ष में एक जने को कहीं ना कहीं स्ट्रोक होता है। इतना कॉमन हो गया, ये वर्ल्ड में 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ माना जाता है। जैसे पहला कैंसर है, सेकंड कार्डियक है, 3rd हम इसको मानते हैं। ये इतना है कि हर 4 मिनट में करीब करीब एक बंदा कोई ना कोई स्ट्रोक से मतलब डेथ तक हो रही है। इतनी कॉमन इंडिया में आजकल इसका रेट हो गया है। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे कि स्ट्रोक में बताया डॉक्टर साहब ने कि 2 तरीके के स्ट्रोक होते हैं, जिसको इश्केमिक जिसमें कहते हैं ब्लॉकेज वाला, जिसके लिए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी जैसे जो पार्ट इन्होंने बताया। सेकंड होता है एक हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें ब्लड ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नस फट जाती है। तो देखिए, मैं न्यूरोसर्जन हूँ, हम दोनों तरीके के स्ट्रोक को डील करते हैं। क्योंकि हेमरेज वाला होता है तो हेमरेज में ये होता है कि नस फट गई, बिकॉज हेमरेज वाले में डेथ रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इश्केमिक वाला। तो डेथ रेट मतलब इसलिए है कि अगर हेमरेज है तो हमें या तो उस क्लॉट को निकालें जो ब्रेन में फैल गया है, बिकॉज वो सूजन बढ़ाएगा और वो प्रेशर देगा, जिससे पेशेंट वेंटिलेटर पे जल्दी आ जाते हैं और डेथ जल्दी कॉमन है। अगर छोटा मोटा हेमरेज है तो वो तो हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं मेडिसिन से और फॉलोअप कर सकते हैं धीरे धीरे, सीटी स्कैन, MRI। अगर बड़ा हेमरेज है जिसके उसके भी कारण होते हैं, जैसे नस का गुब्बारा बन जाना, एनोरिज्म बोलते हैं हम उनको, उसके लिए भी छल्ले डाले जाते हैं ब्रेन में। हम उसको ब्रेन हेमरेज में कहते हैं कॉइलिंग करना, कॉइल्स करते हैं, बैलून डालते हैं। ये भी सब चीज़ें लेटेस्ट एडवांसेज हैं, न्यूरो इंटरवेंशन के अंडर आती हैं। अब मेन चीज़ आती है स्ट्रोक। एक जो इश्केमिक स्ट्रोक है वो जो ब्लॉकेज वाला है वो बहुत कॉमन है, वो 85% केसेस में वही माना जाता है कि ज़्यादा आता है। तो इसके लिए बेसिक चीज़ तो बताइए, जैसे कि लक्षण पहचाने, नियरेस्ट सेंटर जाएं, बिकॉज टाइम इज ब्रेन। तो मतलब यहाँ वेस्ट जितना करोगे उतने ही सेल ब्रेन के डेड होते चले जाएंगे, क्योंकि उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी होती है, वो ब्लड से मिलती है, वो कहीं से नहीं मिलेगा तो वो डेड होते चले जाएंगे परमानेंट। तो जितने जल्दी जाएंगे उतना ही, ऐसा कहा जाता है 1 घंटा भी डिले अगर होता है तो आपकी साल जो मेंटल एज है वो 3 साढ़े 3 साल पुरानी हो जाती है। मतलब अगर आप आज 20 साल के हैं, 1 घंटा स्ट्रोक हो गया करते हो तो आपकी मेंटल एज वो लगभग 22-23 साल की हो जाएगी। मतलब इतना, इसलिए हम कहते हैं। और आप सोचिए उतना हम लेट करते जाएंगे तो और उतना डैमेज होगा और उतना ही पेशेंट की रिकवरी लेट होगी और नहीं हो पाती कई बार। अब आता है कि जैसे पहले क्लॉट बस्टिंग ड्रग दे दिया, अगर आप 4.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलिसिस, अगर वो ड्रग से मेजॉरिटी ऑफ द क्लॉट्स तो डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर वो छोटी धमनियों के हैं, अगर बड़ी धमनियों के हैं तो सक्सेस रेट ऑफ दैट केमिकल थ्रोम्बोलिसिस हम बोलते हैं ड्रग्स का 30 से 40% है। मतलब वो 30-40% केसेस में ही वो बड़ी वेसल्स को खोल पाएगी। अब तो फिर वो पेशेंट रिकवर नहीं करते, तब उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में है, अभी हमें क्लॉट वो निकालेंगे नहीं तो ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं। उस केस के लिए हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। मैकेनिकल मीन्स बाय मैकेनिकल मीन्स हम गए, जैसे कैथ लैब में जाते हैं, जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं, सेम वही कैथ लैब में जाते हैं, रेडियल आर्टरी या हाथ के रास्ते या ग्रोइन के एरिया, किसी भी रास्ते से हम जाकर पहले उनकी ऑन टेबल एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में देखते हैं क्लॉट कहाँ फंसा हुआ है।
अब वो क्लॉट फंसा हुआ है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। कई बार आर्टरीज ब्लॉकेज होती है तो हम स्टेंट डाल के वो क्लॉट को खोल लेते हैं। वहाँ स्टेंट परमानेंट भी डाल सकते हैं और टेम्परेरी भी डाल सकते हैं। सेकंड होता है एस्पिरेशन कैथेटर, जिसको हम कैथेटर एक होता है ऊपर ले जाते हैं, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं, वो नीचे से ले जाते हैं ग्रॉइन या हाथ से आर्टरी के पास डाल के उसको एस्पिरेट कर लेते हैं, तो उसको एस्पिरेशन टेक्निक बोलते हैं। और एक सोलम्ब्रा होती है, मतलब स्टेंट और मिलाकर हम दोनों चीज़ों से निकाल देते हैं। सक्सेस रेट ऑफ लार्ज वेसल ब्लॉकेज, मतलब जो बड़ी धमनियाँ जो ब्लॉक हो गई हैं उसको अगर हम ऑन टाइम ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो अप टू 80-85% है। मतलब पेशेंट का अगर पैरालाइज है और हम उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं तो 80-85% ऑन टेबल पेशेंट रिवर्ट कर जाता है। मतलब पेशेंट का पैरालिसिस ऑन टेबल जैसे ही पेशेंट बेहोशी से हम बाहर लेते हैं उसके बाद पेशेंट के हाथ पैर चलने लग जाते हैं। तो ये इसीलिए है कि जितना टाइमली आप कर लेंगे उतना बेहतर है। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जैसे स्ट्रोक में अब टाइम विंडो, जैसे हम कहते हैं कि 4.5 घंटे में तो केमिकल थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं, मतलब दवाई इंजेक्शन वाली नसों से दे सकते हैं। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस अभी आ गया कि हमारी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए अप टू 24 आवर्स तक भी हम कर सकते हैं, कुछ कंडीशन में 48 आवर्स तक भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, एमआरआई के स्पेशल सीक्वेंस लेते हैं, उसमें हम ये सोचते हैं कि ब्रेन कितना डैमेज हो गया और एट रिस्क कितना है कि जिसको हम बचा सकते हैं। अगर कुछ बचा सकते हैं ब्रेन का हिस्सा तभी हम वो प्रोसीजर करते हैं, अगर नहीं कर सकते तो उसको नहीं करना, बिकॉज ज़्यादा करने से ब्रेन हेमरेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो मतलब मोटे तौर पे ये है, क्योंकि पैरालिसिस अगर एक किसी को होता है तो वो लाइफ लॉन्ग रह जाता है, उसमें रिकवरी आप 2-3 महीने में जितनी हो गई, उसके बाद नहीं तो वो लाइफ लॉन्ग उसके लिए, पेशेंट के लिए, फैमिली के लिए पूरा इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सब चीज़ों का बर्डन है। आप सोचिए, हम अगर सोचते हैं कि थोड़ा सा कॉस्टली टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं, मैं मानता हूँ इसमें स्टेंट की कॉस्ट थोड़ी सी महंगी होती है एज कम्पेयर टू कार्डियक स्टेंट, थोड़े से महंगे होते हैं, पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप सोचें, उस चीज़ के लिए सोचें कि पेशेंट की और फैमिली के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए कितना डिपेंडेंसी है। अगर वो ये एक अकेला मेंबर, अपना अर्निंग मेंबर हो घर का, उसी को पैरालिसिस हो जाए तो फैमिली पूरी डिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली मतलब सोशली सब चीज़ों पे उस पर डिपेंडेंट है, और वो ही पैरालाइज हो जाए तो आप जिंदगी भर ब्लड थिनर ही दे सकते हो उसको, मतलब ब्लड थिनर से कितनी रिकवरी आ जाएगी अगर एक बार परमानेंट पैरालिसिस है। इट इज जस्ट टू प्रिवेंट सेकेंडरी स्ट्रोक। ब्लड थिनर इसलिए दिए जाते हैं कि वो दोबारा स्ट्रोक ना हो, और जो हो गया उसकी रिकवरी 3 महीने में जो हो जाएगी वो 6 महीने में मैक्सिमम है। थोड़ी थोड़ी होती रहती है लाइफ लॉन्ग, पर इट इज़ नॉट बहुत अच्छी होगी। तो हम अगर उसको टाइमली समझाएं, आपके जरिए कम से कम सोसाइटी में एक ये चीज़ मैसेज आता है कि स्ट्रोक एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, 80-90% आप प्रिवेंट कर सकते हो, पर मेन चीज़ है उसको पहचानें, टाइम से पहचानें, टाइमली ट्रीटमेंट करें और डेडिकेटेड सेंटर पे जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। पहले तो नियर बाय ट्रीटमेंट ले लें, इसलिए कि क्योंकि केमिकल थ्रोम्बोलिसिस आप कर सकते हो, वो तो कोई भी सेंटर पे हो सकता है, एक सीटी हो जाए जहाँ पे, और एक ये इंजेक्शन वाली दवाई दे दें, बशर्ते वहाँ हर जगह न्यूरो इंटरवेंशन फैसिलिटीज सब जगह नहीं है। हमारे मैक्स में हमने पूरा पूरा होल टीम, हमारे पूरा एक डेडिकेटेड सेंटर है जहाँ पे न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशन एक हब के अंदर सभी हमारे पास बैकअप फैसिलिटीज़ है। तो एटलीस्ट आप कोई भी नियरेस्ट सेंटर में केमिकल थ्रोम्बोलिसिस मतलब ड्रग्स लेकर फटाफट उसको सेंटर भेज सकते हैं जहाँ पे इंटरवेंशन की फैसिलिटीज़ हो। हम उसको बोलते हैं ड्रिप एंड शिफ्ट, मतलब ड्रिप मतलब स्टार्ट कर दी और शिफ्ट मतलब उसको हमने पेशेंट को मूव कर दिया, क्योंकि जितना भी देर उनको लगेगी उतने तब तक उस दवाई का असर भी जो आना है वो आ सकता है, और अगर फर्क नहीं आया तो हम तुरंत उसको कैथ लैब में लेकर इंटरवेंशन कर सकते हैं। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।